हेलो फ्रेंड्स, सीएमए ई कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आपका दोस्त सीए दीपक सिंह आपका वार्म वेलकम करता है। सिंस आप लोगों के जो एग्जामिनेशन है सीए इंटरमीडिएट के वो जनवरी 2020 के लिए पोस्टपोन्ड हो गए हैं। इस वजह से हम सीएमए के सारे सब्जेक्ट्स जो कि हमारे से रिलेटेड हैं उनके एमसीक्यूज़ लेकर आ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग के बिट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने इशू किए थे। एज पर माय ओपिनियन आप लोगों का जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादातर वही पूछे जाएंगे जो कि बिट क्वेश्चंस में दिए हैं या आपके मॉक टेस्ट में सीएमए इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। इस वजह से हम उनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं सीएमए के बिट क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, ये बिट क्वेश्चंस आपके सीएमए की साइट्स पर अवेलेबल है और यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो हमारे सीएमए ई कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। कन्वर्जन कॉस्ट, बच्चों एक बात का ध्यान रखना, वेन एवर कन्वर्जन कॉस्ट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, आपको ध्यान रखना है कि इसमें मटेरियल शामिल नहीं होगा। मटेरियल शामिल नहीं होगा तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए मटेरियल का नाम नहीं है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये होगा। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल आता है, ऑल कॉस्ट में भी डायरेक्ट मटेरियल आता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यहाँ डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, एट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल द फॉलोइंग इज ट्रू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? व्हाट इज ईओक्यू? ईओक्यू इज द ऑर्डर साइज, इट इज द ऑर्डर साइज एट विच both total ordering cost as well as total carrying cost are minimum as well as equal। तो दोनों मिनिमम होते हैं एज वेल एज इक्वल होते हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, ये अकेला सेंटेंस तो गलत है। कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, ये अकेला सेंटेंस भी गलत है। हाँ, ये थर्ड वाला सेंटेंस प्रॉपर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू द कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कैरिंग कॉस्ट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये जो बराबर होता है और यहाँ पर इस ईओक्यू साइज पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल है वो मिनिमम रहता है, टोटल मिनिमम रहता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। ईओक्यू का फार्मूला भी आपको पता होगा, फटाफट से देख लेते हैं। ईओक्यू इज इक्वल टू √2AO अपॉन सी। ए का मतलब एनुअल डिमांड, एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो ईओक्यू पर आपका बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज कैरिंग कॉस्ट आर इक्वल। ठीक है, दोनों इक्वल रहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, when a direct worker is paid on monthly fixed salary basis the following is true। यदि एक वर्कर को आप मंथली फिक्स सैलरी दो तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा? देयर इज नो आइडल। देखिए, जब आपने उसको मंथली दे दिया तो आपके पास काम है या काम नहीं है। ठीक है, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, तो आपको पैसा जब देना ही पड़ेगा तो आइडल टाइम का क्या काम? तो थर्ड में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा जो है, देयर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट। लॉस नहीं, नो आइडल टाइम कॉस्ट। आइडल टाइम का लॉस तो होगा लेकिन आइडल टाइम की कॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपके जो वेजेस है वो फिर इररिलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी, क्योंकि वो फिक्स्ड है। इररिलेवेंट का मतलब जो डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले ही नहीं करेगी। तो देयर इज नो आइडल टाइम कॉस्ट, तो आइडल टाइम की कॉस्ट नहीं होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर CAS 10। देखिए, CAS 10 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये आपको लर्न करने पड़ेंगे और मेरी जो सजेशन है वो है कि सारे के सारे CAS आप सीरियल वाइज याद करके जाएं। तो CAS जो 10 है वो आपके कौन सी एग्जांपल से रिलेटेड है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कौन सा एग्जांपल है उससे रिलेटेड है? तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट से रिलेटेड है। फोर्थ का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू साइट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के 3 नाम और है, फैक्ट्री ओवरहेड है, वर्क ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड है। तो ये भी पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को भी वर्क ओवरहेड बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। तो लुब्रिकेंट्स इसका पार्ट होता है, कॉटन वेस्ट इसका पार्ट होता है। और क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में अपोर्शन होता है? तो यस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवर का एक अपोर्शन पार्ट भी यहाँ पर आ सकता है। लेकिन नाइट शिफ्ट अलाउंस
यदि वर्कर को पेड किया जाए जनरल वर्क प्रेशर की वजह से तो वह डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ये होगा, कौन सा वाला, डी। ओके, वेरी गुड, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन पढ़े। सिक्स क्वेश्चन जो आप लोगों के पास दिया हुआ है, व्हेन यू अटेम्प्ट ए रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट द फॉलोइंग इज डन। आपको ये कह रहा है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है फाइनेंशियल अकाउंट से कॉस्ट अकाउंट। वापस से सुनिए, फाइनेंशियल अकाउंट से कॉस्ट अकाउंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इज योर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड एंडिंग पॉइंट इज योर कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट स्टार्टिंग पॉइंट है, कॉस्ट अकाउंट आपका एंडिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर ये देखिए कि आपको इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। एड द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट। देखिए, स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल, यानी सबसे पहले तो आप देखिए कि जो स्टार्ट हो रहा है कॉस्ट से, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये जो डी है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट आप कर रहे हैं एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो डी तो आपको देखना ही नहीं है। डी क्यों नहीं देखना है? क्योंकि डी में स्टार्ट कहां से हो रहा है, कॉस्ट, और आपको फाइनेंस से कहां पर पहुंचना है, कॉस्ट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फाइनेंस होगा। तो आपके ऑप्शन जो बचे हुए हैं वो बचे हुए ए, बी और सी। तो आप फाइनेंस से कॉस्ट पर पहुंच रहे हैं, फाइनेंस से कॉस्ट पर पहुंच रहे हैं। मुझे बताइए, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन जो प्रॉब्लम होती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग की होती है। यदि अंडर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी खर्चा जो कम यदि चार्ज होता है, तो प्रॉफिट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो फाइनेंस से आप कॉस्ट पर जा रहे हो, फाइनेंस से आप कॉस्ट पर जा रहे हो। और यदि आपका खर्चा यदि अंडर एब्जॉर्ब हुआ है, अंडर एब्जॉर्ब हुआ तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इन केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट अकाउंट में ये ऐड कर दिया जाएगा, यानी फाइनेंस अकाउंट में, फाइनेंस अकाउंट के प्रॉफिट में यदि अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड का अमाउंट ऐड कर दिया जाए तो आप जो है कॉस्ट के प्रॉफिट पर पहुंच जाओगे। एक बार वापस सुनिए, स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंस का प्रॉफिट है और उसमें आप अंडर एब्जॉर्ब ऑफ ओवरहेड ऐड कर दो तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट पर पहुंच जाओगे, क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम किसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग की। अंडर एब्जॉर्प्शन की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। तो फाइनेंस अकाउंट के प्रॉफिट में यदि आप अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड ऐड कर दो तो आप कॉस्ट अकाउंट की प्रॉफिट पर कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट पर पहुंच जाओगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका फाइनेंशियल अकाउंट, इसमें अंडर एब्जॉर्ब अमाउंट ऐड कर दिया, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट पर आ गया। आंसर विल बी ए। ओके, देखिए, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर कॉस्ट अकाउंट है। सी होगा नहीं, तो यहां पर आपको ए आंसर आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन पढ़ लीजिए। Batch costing is applied. What is batch costing? Batch costing is the method of costing which is used in those undertaking where number of products are produced in a batch and each and every product which is produced in a batch have same features and characteristics. For example, manufacturing industry, pharmaceutical industry, जहाँ पर pharmaceutical medicines वगैरह बनती है। इसके अलावा हम बात करें small toys industry, यहाँ पर भी batch costing यूज लिया जाता है। टायर एंड ट्यूब, साइकिल रिम्स, यहाँ पर भी बैच कॉस्टिंग। तो यहाँ पर जो यूनिट बनती है उनमें फीचर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पेपर इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, जैसा कि मैंने बताया, बैच कॉस्टिंग विल बी यूज्ड। ओके, एंड डिजाइनर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कॉस्टिंग यूज होती है और ऑयल रिफाइनिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। ओके, तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क कंप्लीटेड एंड नॉट येट सर्टिफाइड विल बी सोन। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, काम पूरा हो चुका है बट अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो काम पूरा हो चुका है बट सर्टिफाइड नहीं हुआ है, ये कहां पर आएगा, तो ये होगा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड में। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड तो दिया हुआ ही नहीं है, तो आपको मैं बता दूं जो कॉस्ट अंडर WIP इसी के अंदर ही आएगा। तो 8 का आंसर होगा डी। 8 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th, ए सर्टेन प्रोसेस नीडेड स्टैंडर्ड लेबर आर। ओके, स्टैंडर्ड, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन है, नीडेड स्टैंडर्ड लेबर आर 24 स्किल्ड लेबर आर एंड 30 अनस्किल्ड लेबर आर एट ₹60 and 40 respectively as the standard labor rate. Actually 20 and 25 labor hour were used at 50 and 50 respectively. Then the labor mix variance. labor mix variance का फॉर्मूला जो होता है वो होता है RSH माइनस AH इंटू SR। ठीक है, RSH माइनस AH। अब AH मतलब होता है एक्चुअल आर
और RSH का मतलब होता है रिवाइज स्टैंडर्ड आर। रिवाइज स्टैंडर्ड आर मींस एक्चुअल आर्स विल बी रिराइट इन स्टैंडर्ड्स आर रेशो। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस क्वेश्चन में ए सर्टेन प्रोसेस नीडेड स्टैंडर्ड लेबर आर ऑफ स्किल्ड लेबर ऑफ कितने कितने दे रखे हैं, ये रहा। तो आपको इस क्वेश्चन में जो डेटा दे रखे हैं उसके अंदर लिखा हुआ है कि 24 स्किल्ड लेबर आर एंड 30 अनस्किल्ड लेबर आर एट ₹1640, यानी 24 और 30 आपके स्टैंडर्ड लेबर आर्स हैं, ठीक है। और जो लेबर आर रेट है, जो क्वेश्चन में 24 स्किल्ड लेबर आर है, 30 अनस्किल्ड लेबर आर है, यानी 24 और 30 आपके आर्स है, 60 और 40 आपकी रेट है। तो ये 60 और ये 40 ये रेट ले लिया अपन ने। अब ये कह रहा है 20 एंड 25 लेबर आर यूज्ड, और आपने एक्चुअली में जो लेबर आर यूज लिए वो लिए 20 और 25। अब 20 और 25 का जो टोटल होता है वो होता है 45। अब 45 को आपको रिराइट करना है इन स्टैंडर्ड्स आर्स के रेशो में। स्टैंडर्ड आर कितने हैं, 24 और 30, तो रेशो आया 4 और 5। तो 4 और 5 में इसको आप डिवाइड करोगे तो अगेन 20 और 25 ही आएगा। ध्यान रखना इस 45 को स्टैंडर्ड रेशो में डिवाइड करना है जो कि है 24 और 30, यानी RSH माइनस AH, यानी AH को रिराइट करें स्टैंडर्ड रेशो में, स्टैंडर्ड रेशो ऑफ आर्स में। तो 24 और 30 में आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर 20 और 25 है। जब ये दोनों सेम है तो ये आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही आ रहे हैं, RSH और AH सेम आ रहा है, तो आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑल द रिसोर्सेज इट नीड्स फॉर प्रोडक्शन देन द प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारे के सारे रिसोर्सेज है उसके पास में, तो फिर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जब सारे के सारे रिसोर्सेज है, मटेरियल अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, तो फिर आपका सेल्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मार्केट में जब सब फैक्टर सफिशिएंट हो जाते हैं, मटेरियल की कोई कमी नहीं है, लेबर की कोई कमी नहीं है, मशीन आर की कोई कमी नहीं है, तो फिर डिमांड है उसकी प्रोडक्ट की, मार्केट में डिमांड है वो रोल प्ले करने लग जाती है अनलिमिटेड प्रॉफिट के रिलेशन में। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट यूनिट ऑफ हॉस्पिटल इंडस्ट्री। देखिए हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है ये यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज लिया जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड में दो तरह के कॉस्ट यूनिट पाए जाते हैं, एक तो सिंपल कॉस्ट यूनिट और एक कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। तो यहाँ पर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कंपोजिट कॉस्ट यूनिट लगेगा पेशेंट डेज, ठीक है, पेशेंट डेज, एक पेशेंट का एक दिन का कितना पैसा चार्ज किया जाए, तो आंसर विल बी डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इज द लॉस विच इज इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ द गुड्स। तो इनहेरेंट नेचर से जब गुड्स का नुकसान हो तो उसे हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। तो एक्सीडेंट की वजह से, चोरी पिलफरेज की वजह से, हैंडलिंग में केयरलेसनेस की वजह से, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर विल बी योर नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडल टाइम क्या होता है। आइडल टाइम का मतलब होता है टाइम स्पेंड बाय द वर्कर इन फैक्ट्री, टाइम स्पेंड बाय वर्कर इन ऑफिस, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑफ देयर वर्क, टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन देयर जॉब। इसका मतलब क्या है कि एक वर्कर टाइम बिता रहा है वर्क ऑफ करके, यानी पैसा तो निकल रहा है उसका, बट पैसा तो बन रहा है बट वो काम नहीं कर रहा है। तो 13 में आपका आंसर आ जाएगा सी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वेयर हाउस एक्सपेंसेस। वेयर हाउस यानी जब गुड्स को बना लिया जाए तो उसको स्टोर करना पड़ता है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है, इसको आप लर्न करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के अंदर आपको ऐसा आइटम ढूंढना है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आइटम हो। तो कैरेज इनवर्ड दोनों में आता है, परचेज रिटर्न दोनों में, सेल्स कमीशन दोनों में। इंटरेस्ट इज प्योरली फाइनेंशियल नेचर आइटम, जो कि केवल और केवल फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता, तो कॉस्ट शीट में नहीं आता। इंटरेस्ट पेड। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऐसी मेथड है जो उन इंडस्ट्रीज में यूज होती है जो जनरल पब्लिक को सर्विसेज देती है, और सर्विसेज देने वाला हॉस्पिटल है, सिनेमा हॉल है, ट्रांसपोर्ट है, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल आर 90,000, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल इज 75%, कॉन्ट्रीब्यूशन दी। देखिए V/S रेशियो इज 75%, इट मीन्स PV रेशियो इज 25%। तो बस आपको इस सेल को PV रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, आपका आंसर हो जाएगा 22,500, कॉन्ट्रीब्यूशन
आ जाएगा सेल मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो, 1 माइनस पीवी रेशो इज योर 1 माइनस वी अपॉन एस रेशो इज योर पीवी रेशो। तो 1 में से आप वी अपॉन एस रेशो 75% लेस कर देंगे, 25% बचेगा, जिसको सेल से मल्टीप्लाई करके कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। पीवी रेशो विल इंक्रीज इफ, पीवी रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है सी अपॉन एस इंटू 100। सी का मतलब होता है एस माइनस वी अपॉन एस माइनस वी। अब आप मुझे बताइए कहीं पर भी इसमें फिक्स कॉस्ट आ रहा है क्या? तो फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, कोई फर्क नहीं, इंक्रीज हो रहा है, कोई फर्क नहीं, डिक्रीज हो जाए सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो जाए तो पीवी रेशियो भी डाउन चला जाएगा। बट यदि वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाए तो आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो आपका पीवी रेशियो बढ़ जाएगा। आंसर विल बी डी। 18th में आपका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट को हम वेरिएंस बोलेंगे। ये तो आपको बेसिक क्वेश्चन है, याद होना ही चाहिए। सेल्स बजट क्या है? एक्सपेंडिचर बजट है, फंक्शनल बजट है, सेल्स बजट कौन सा बजट है? तो आपको पता होना चाहिए, इट इज फंक्शनल बजट, ठीक है, एक्सपेंडिचर नहीं है, इट इज फंक्शनल बजट। डेप्रीशिएशन किसका एग्जांपल है? डेप्रीशिएशन ऐसी कॉस्ट है जो इनकर होगी चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये टाइम बेसिस होती है, जनरली टाइम बेसिस होती है। हाँ, ये प्रोडक्शन पेपर बेसिस होती है, लेकिन जनरली ये टाइम बेसिस से होती है। इसका आंसर है फिक्स कॉस्ट। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग किसका एग्जांपल है? लर्न करना पड़ेगा परपेचुअल इन्वेंट्री का, ठीक है ना। एबीसी एनालिसिस जो है वो एक इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक है। एनुअल स्टॉक टेकिंग मतलब साल के एंड में स्टॉक को आप कैलकुलेट कर रहे हो, परपेचुअल मतलब लगातार ही होता है, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी। यदि मटेरियल अवेलेबल नहीं है और आइडल टाइम हो रहा है तो इसे कॉस्टिंग पी&एल में चार्ज कर देंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल टाइप की कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर टाइम क्या है? ओवर टाइम का मतलब क्या है कि आपने जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया था उससे ज्यादा देर तक यदि वर्कर काम करे तो उसे हम ओवर टाइम बोलते हैं। और ओवर टाइम में फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग वर्कर्स को ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो ओवर टाइम का आंसर क्या है कि एक वर्कर ज्यादा देर तक काम करे। तो एक्चुअल आवर्स जो आपके हैं वो नॉर्मल टाइम से ज्यादा हो, एक्चुअल आवर्स ज्यादा हो नॉर्मल टाइम की कंपैरिजन में। जैसे मैं एक सिंपल बता दूं, एज पर फैक्ट्री एक्ट ये लिखा हुआ है कि एक वर्कर यदि 9 घंटे से ज्यादा टाइम तक काम करता है, एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा, तो उसे ओवर टाइम कैटेगराइज किया जाएगा। सिमिलरली यदि एक वर्कर एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसे भी ओवर टाइम की कैटेगरी में माना जाएगा। तो एक्चुअल आवर्स ज्यादा हो नॉर्मल से, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट यूनिट। जब पूरा का पूरा खर्चा एक कॉस्ट सेंटर पर चार्ज कर दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं कॉस्ट एलोकेशन। देखिए वर्ड है एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन। ओवरहेड चैप्टर में सबसे पहला टर्म है एलोकेशन। जब कोई एक्सपेंसेस किसी एक प्रोडक्शन सेंटर पर या किसी एक सर्विस सेंटर पर चार्ज कर दिया जाए तो उसे एलोकेशन बोलते हैं। फिर आता है अपोर्शनमेंट, जब खर्चे को डिफरेंट डिपार्टमेंट में सुटेबल बेसिस पर डिवाइड किया जाए तो उसे अपोर्शनमेंट बोलते हैं। तो जब पूरा खर्चा कॉस्ट सेंटर पर चार्ज कर दिया जाए तो उसे एलोकेशन बोलते हैं। लेकिन यहां पर यह आ जाए कि जब पूरा खर्चा प्रोड्यूस यूनिट पर चार्ज कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना, अलॉटमेंट देख के ही आप कूद मत जाना कि एलोकेशन होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज पर ध्यान रखना कि पूरा का पूरा खर्चा जो है किसी कॉस्ट सेंटर पर चार्ज कर दिया जाए तो उसे एलोकेशन कहते हैं। 25 में ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक्सपेंसेस शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट। ऐसे खर्चे जो फाइनेंशियल अकाउंट में ही शो हो रहे हैं उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? तो उनकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो उनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो यहां पर आप मुझे बताएंगे कि जो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हमें कॉस्टिंग पर पहुंचना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग पर पहुंचने के लिए आपको फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में उन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर विल बी ए कि फाइनेंशियल प्रॉफिट में उनको ऐड कर दो ताकि कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है, क्योंकि कॉस्टिंग का ज्यादा ही आएगा क्योंकि खर्चे कहां शो हो रहे हैं? फाइनेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है वो उन जगह यूज लिया जाता है जहां कस्टमर के ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन पर काम होता है। तो इंस्ट्रक्शन पर काम हो तो रिपेयर में, फर्नीचर में, प्रिंटिंग में, ऑल ऑफ द अबव। 27 में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8000 यूनिट का इनपुट हुआ, 5% का नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस आपका हो गया 400। प्रोडक्शन यूनिट है आपकी 6600 और जो आपका क्लोजिंग WIP है वो हो गया आपका 1000। तो इनका टोटल कीजिए,
इनका टोटल है 8000। अब आपको पता होगा कि इक्विवेलेंट यूनिट निकालने में नॉर्मल लॉस तो लिया नहीं जाता। प्रोडक्शन जो है वो 100% कंप्लीटेड है, तो ये हो गया 6600 का 6600। क्लोजिंग WI पे वो 60% कंप्लीट है, तो 1000 का 60%, ये आपने ले लिया 600, दोनों का टोटल किया 7200 इक्विवेलेंट यूनिट। तो आंसर विल बी डी। इफ सेल आर 1,50,000, यदि सेल 1,50,000 हो, वेरिएबल कॉस्ट 50,000 हो, तो पीवी रेशियो देखिए फॉर्मूला होता है S माइनस वी अपॉन S इंटू 100। दिस इज फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो। S है 1,50,000, V है आपका 50,000 और अगेन 1,50,000 इंटू 100, तो ऊपर आ गया 1,00,000 और नीचे 1,50,000, तो ये आंसर आपका बैठ गया 2/3 ए आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन आज का, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर ए गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज 15,000 वाइल द एक्चुअल कॉस्ट। देखिए ये एक्चुअली में जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसका फॉर्मूला ये होता है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। वॉट इज दिस? This is actual cost of actual material consumed, which is given 16,200, actual cost of actual material use। और ये क्या होता है? ये होता है standard cost of material for actual output, standard cost of material for actual output, which is given 15,000। तो आंसर विल बी माइनस में 1200, माइनस बोलते नहीं इसको, एडवर्स बोलते हैं, तो 1200 एडवर्स। तो आपका आंसर हो गया इसमें ए। तो हमने ये 30 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट सीरीज में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप सो। आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।